स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो स्वागत आपका वापस से अपने एलिवेटेड एजुकेशन पर बेटा। ठीक है, देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना डेवलपमेंट था वो हमने लगभग कल कंप्लीट करवा दिया था लास्ट क्लास में। अब क्या करना है, वही, अब संविधान का विकास हो गया तो संविधान बनाए। संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि आज कोई कानून बनाना है तो क्या चाहिए होता है, बताओ? कोई विधेयक जाता है, विधेयक पारित होता है, बहुमत से पारित होता है और कानून का रूप लेता है ना, लेता है कि नहीं लेता है? बस तो संविधान में भी क्या होगा बेटा, एक सभा होएगी, एक सभा बनेगी, एक असेंबली बनेगी और बहुत सारे लोगों को मिला करके एक क्या बनेगा, एक सभा बना करके और बहुमत से उसको पारित करा देंगे, सबकी सहमति हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा। बस तो उस समय यानी कि कब, जब आज़ादी मिली 1947 में, उसी से पहले ही 1946 में ही क्या हो गया था, 1946 में ही कैबिनेट मिशन के तहत हमारे जो भारत में संविधान निर्माण का जो है सभा वो चालू हो गई थी। संविधान सभा का निर्माण हो गया था और उस संविधान सभा के फलस्वरूप ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक उसी के थोड़े दिन बाद में यानी कि 26 जनवरी को क्या कर दिया गया, भारत का संविधान लागू कर दिया गया 1950 में। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आज से हम शुरू करने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा की पृष्ठभूमि देखेंगे सबसे पहले तो, किस प्रकार से संविधान सभा बनी, तो उसके निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, संविधान निर्माण की सभा, संविधान सभा जो थी उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस किस प्रकार से किस किस आदमी ने, किन किन लोगों ने डिमांड उठाई कि संविधान सभा होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि। ओके, देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है, संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने, किसने की? संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की थी बेटा, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सन 1895 में की थी, ध्यान रखना। और एक स्वराज विधेयक था, जैसे अभी विधेयक जाते हैं ना, उसी प्रकार से एक विधेयक अंग्रेजों के पास में गया था भाई, भारतीयों की तरफ से। उस विधेयक के अंदर क्या किया गया, उस विधेयक के अंदर डिमांड रखी गई, ये जो हमारे एक गरम दल के नेता, पता है ना आप लोगों को, गरम दल के लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, 3 लोग थे जो भाई लीडर थे। किसके? गरम दल के नेताओं में महत्वपूर्ण नेता थे ये। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान निर्माण की मांग रखी बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन चीज़ों का, आगे जा कर के इनकी बातें बहुत वो होती है, इंपॉर्टेंस रखती है कि हाँ डिमांड चालू हो चुकी है। उसके बाद में फिर क्या होता है भैया, महात्मा गांधी जी आ गए। महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य यही है, भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। सीधा तात्पर्य यही है कि भारत के संविधान का निर्माण अब हम भारतीयों को करना है, यानी कि भारतीय स्वयं हमारे देश का संविधान निर्मित करेंगे। किसी दूसरे का संविधान हम फॉलो नहीं करेंगे, दूसरों की नीतियों को हम पालन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का भी, और देखो गांधी जी कुछ बात कहते थे तो उनमें दम होता था, उस बात में दम होता था। ठीक है, बहुत बड़े नेता थे, बहुत करिश्माई नेतृत्व के नेताओं में। ठीक है, जो मैजिकल जो लीडर्स होते हैं ना, मैजिकल लीडर्स, करिश्माई नेतृत्व होता है इनका, यानी कि ये जब कुछ बोलते हैं ना तो जनता बिल्कुल उस चीज़ को बहुत अनुसरण करती है उस चीज़ का। ठीक है, ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारत का राजनीतिक भारतीय स्वयं बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कब कहा, या फिर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उनके क्या शब्द थे संविधान निर्माण को लेकर के। उसके बाद में बेटा 1934 में एम एन रॉय एक बहुत बड़ा नाम था तब, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी भाई, बहुत बड़ा शिक्षाविद था ये, ध्यान रखना, बहुत पढ़े लिखे थे ये। ठीक है, तो इन्होंने भी 1934 में मांग रखी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका क्रिप्स मिशन 1942 में। अब तक तो हम मांग कर रहे थे, अब मांग पूरी होने वाली है। ठीक है, मांग पूरी कैसे होने वाली है, 1942 की बात है। देखो, द्वितीय
विश्व युद्ध चल रहा था बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो भी था, ठीक है। तो उस ब्रिटेन यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये चाहती थी कि जो भारतीयों के पास में, देखो आप लोगों को अच्छे से पता है, ताकत तो खूब है ही, ठीक है, धन बल तो खूब है ही भारतीयों के पास में। तो वो चाहते थे कि भारतीय क्या करे, भारतीय साथ दें हमारा इस विश्व युद्ध में। तो उन्होंने एक मिशन भेजा, यानी कि एक योजना, एक आदमी को भेजा योजना लेकर के, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। यानी कि इसका नाम क्रिप्स मिशन क्यों पड़ा, क्योंकि एक आदमी था, आदमी कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम क्या था इसका, स्टेफर्ड क्रिप्स। बेटा ये जो क्रिप्स था ना, ये आया भारत में और इन्होंने प्रस्ताव रखा। स्टेफर्ड क्रिप्स ने 1942 में अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि क्रिप्स द्वारा संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भी अब प्रस्ताव रख दिया, यानी कि अंग्रेजों को पता चल गया है कि अब भारतीयों को संविधान निर्माण तो वैसे भी करना ही है, वो करेंगे, वैसे भी हमारा शासन धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, तो क्यों ना अपन ही दे दें इन लोगों को, अपन दे दें। तो उन्होंने देखा कि यार एक अप्लाई करके देखते हैं एक फॉर्मूला, अगर भारतीयों ने हमारा विश्व युद्ध में साथ दे दिया तो अच्छी बात है, बाद में फिर पलट देंगे, क्योंकि ये तो थे ही ऐसे ही, है ना। तो अपनी नीतियों के ऐसे अनुसरण करने वाले नहीं थे कि हाँ वही वादा किया तो निभाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात कही उसमें, लेकिन भाई साहब ये समझ गए मुस्लिम लीग वाले, मुस्लिम लीग समझ गई इनके इरादों को और उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, बिकॉज उन्होंने एक डिमांड रखी कि भाई ठीक है संविधान निर्माण पहले करवाओ, बाद में हम साथ देंगे, ठीक है। उनका सीधा सा था कि संविधान निर्माण हमारा पहले करो, बाद में हम ये जो है विश्व युद्ध में आपके साथ में लड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनको स्वीकार नहीं थी, क्योंकि स्वीकार कैसे होनी थी भाई, उनकी नियति, उनकी जो मन था वो क्लियर नहीं था, उनके मन में ये क्लियर नहीं था। वो तो ये सोच रहे थे ना कि पहले विश्व युद्ध में भी साथ में ले लेते हैं और बाद में फिर अपन चीट कर लेंगे, ऐसा कुछ था। तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया। तो देखो गांधी जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया था बेटा, गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने इसको यानी कि क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक कहा। दिवालिया बैंक का चेक, यानी कि इसको और क्या नाम दिया, एक दूसरा नाम और देते पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि जिस चेक की डेट ही निकल गई वो पोस्ट डेटेड हो गया है, या फिर दिवालिया बैंक का चेक। भाई साहब पैसे तो दे रहे हो, यानी कि पैसे मतलब यानी कि हमारे को नियम कानून बनाने की छूट तो दे रहे हो, लेकिन बैंक की दिवालिया है, यानी कि वो कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको ये नाम दिया। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसने हमारे को सबसे पहले स्टेफर्ड क्रिप्स ने सबसे पहले संविधान निर्माण की बात कही उनकी तरफ से, ये जो पहली पहल थी वो, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने 1946 का कैबिनेट मिशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, फिर देखते हैं आगे। हाँ बेटा देखो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखो कैबिनेट मिशन आ जाता है क्रिप्स मिशन के बाद में। क्रिप्स को भगा दिया यहाँ से, क्रिप्स को भगा दिया, बात खराब हो गई, ठीक है, बात खराब हो गई तो बात सुधारनी भी थी अंग्रेजों को वापस से। तो बात सुधारने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, जुलाई में भेजते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन को। लेकिन एक आदमी था, उसकी बहुत हालत ख़राब करके भेजी थी, वो परेशान था, वो उसको टेंशन हो गई थी, मैं कैसे जाऊँगा अकेला, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी हालत थी, जबकि समझदार आदमी था वैसे तो। लेकिन साथ में अब की बार 2 आदमियों को लेके आया, यानी कि अब की बार तो खुद पीछे आगे किसी और को करके लेके आया, यानी कि अध्यक्ष बना करके भेजा इस कैबिनेट मिशन का सर पैथिक लॉरेंस को। ध्यान रखना बेटा, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस थे। कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। ध्यान रखना बेटा, ये तीनों के तीनों आए थे कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को तीनों नाम याद रखने हैं। पहला नाम तो है सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा तो पहले ही आ गया था क्रिप्स, और तीसरा है अलेक्जेंडर। ये 3 नाम बेटा आप लोगों को याद रखने हैं। ये आए थे कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन कब आया, जुलाई 1946 में आया। ध्यान रखना, भारत के संविधान का निर्माण तो होता है कैबिनेट मिशन के तहत। स्वतंत्रता पूछे, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत मिली। और अगर संविधान का निर्माण पूछे तो ध्यान रखना, संविधान का निर्माण होता है भारत में कैबिनेट मिशन के तहत। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट रखना बेटा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों लोग आए, तो उस समय इनकी ये जो कैबिनेट मिशन के थ्रू जो हमने वो जो थी संविधान सभा का निर्माण किया गया बेटा, वही ऑथेंटिक था, उसी को मान लिया गया, वही है सब कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना कितने मेंबर्स बनाए संविधान सभा में, कितने मेंबर्स बने,
389 लोगों का एक जो है सभा बनाई गई। 389 लोग कहाँ से आए, कैसे आए, उस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा डीप में बताया। आप लोगों को ध्यान से देखना, समझना बात को। 389 लोगों को संविधान सभा में इंक्लूड किया गया, मेंबर्स बनाए गए। इनमें देखो अब कहाँ से आए। 292 लोग जो थे ना वो ब्रिटिश प्रांतों से, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने पूरा का पूरा कैप्चर्ड कर लिया था इंडिया को, तो उस कैप्चर्ड इंडिया में से यानी कि ब्रिटिश प्रांत बना दिए थे उन्होंने, ठीक है, ओके। तो ब्रिटिश प्रांतों से आए 292 सबसे अधिक। उसके बाद में कुछ ऐसे राजा महाराजा थे, कुछ ऐसे नवाब लोग थे जिन्होंने पूरे टाइम, अंग्रेजों के टाइम पे क्या नहीं किया था, दासता स्वीकार नहीं की थी अंग्रेजों की, और वो लोग डटे हुए थे, यानी कि देसी रियासतों से। तो देसी रियासतें थी ना जो अलग से ब्रिटिश प्रांतों के अलावा, वो थी 93। तो 93 मेंबर्स कहाँ से आए थे, देसी रियासतों से आए थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत आप लोगों को पता है, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत अंग्रेजों ने बनाए थे, तो 4 तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए, 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए और 93 देसी रियासतों से आए। यहाँ तक क्लियर हो जाता है ना। क्लियर होने के बाद में बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को और ज़्यादा इसकी नॉलेज लेनी हो तो इतना सा है कि जनसंख्या भारत की तब भी बहुत थी, तो उस टाइम पे देखो सदस्यों का सिलेक्शन कैसे होता था, सदस्य कहाँ से लिए गए कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को क्या किया जाता था, लिया जाता था संविधान सभा के लिए, ठीक है। तो प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। कहाँ से लिए गए, मुस्लिमों में से भी लिए, सिख में से भी लिए, सामान्य लोगों में से भी लिए, हर वर्ग में से इन्होंने लिए। लेकिन ध्यान रखना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वहाँ से ज़्यादा सदस्य लिए। ध्यान रखना बेटा, आज की नेतागिरी का उसूल भी यही कहता है, पहले भी यही था। आज आप देख लो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो आप लोगों को किसी को पद मिलता है ना, अगर किसी को पोस्ट मिलती है तो उसी को मिलता है ना जो एक्टिव है किसी पार्टी के अंदर। अगर पार्टी है जैसे कि मान लो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो बेटा आप लोग देखो कोई पद देंगे, समाज के अंदर भी कोई पद बनेंगे, समितियों के अंदर भी बनेंगे कोई पद, तो वो जो पद देने का काम होता है या फिर कोई सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या फिर निर्वाचित किए जाते हैं, वो उसी सरकार के, उसी पार्टी के लोगों को लिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, उस टाइम पर जो लोग एक्टिव थे, अभी देखो आपको घर बैठे तो कोई आता नहीं है ना कि आ जाओ भाई साहब आपको संविधान सभा में लेते हैं, लेकिन जो लोग एक्टिव थे उन लोगों को लेंगे ना, तो उन लोगों को ही लिया। तो संविधान सभा में ध्यान रखना मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहले से एक्टिव थे, तो वहाँ से ज़्यादा सदस्यों को लिया गया। ये चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखना। दूसरी बात, निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन के माध्यम से आए थे, तो ध्यान रखना 296 सदस्य तो निर्वाचित थे। मनोनीत सदस्यों की बात करें तो 93 क्या थे, मनोनीत थे। और महिलाओं की संख्या कितनी थी बेटा, महिलाओं की संख्या थी 15, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद में जो मुस्लिम लीग हो गया, ये ब्रिटिश प्रांतों से हो गया, देसी रियासतों से हो गया, चीफ कमिश्नरी से हो गया। इसके बाद में हमारे अगली चीज़ आती है कि अब बैठकें कब कब हुई। तो यहाँ तक का बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन करते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे बैठकें होती है। हाँ बेटा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो, पहली बैठक यानी कि अब बैठकें चालू हो गई है संविधान सभा की, क्या क्या पृष्ठभूमि थी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में बैठकों की बात करते हैं अपन, जैसे कि सदस्य भी बन गए अब है ना, और असेंबली भी तैयार है हमारे लिए संविधान बनाने के लिए। अब देखो बैठकों की बात करते हैं। देखो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली बैठक होती है किसकी, संविधान सभा की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी इंपॉर्टेंट होती है और एक आखिरी भी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। शुरू की 3 और आखिरी की 1-2 वो जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में प्रश्न वहीं से ही आता है। बाकी की बैठकों का जिक्र कम ही हुआ है अब तक एग्जाम के क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पहली बैठक की डेट याद रखनी है कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक तो हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन काम की नहीं थी कोई। होता है ना कि पहला दिन होता है तो ठीक है, उद्घाटन था तो एक तरीके से थोड़ा सा विवाद भी हुए, कुछ एंजॉय भी कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, आप काफ़ी लंबे अरसे के बाद में हमने पराधीनता देखी है, हम बेड़ियों से बंधन जो हमारा ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने वाला है, हम हमारे देश का भाग्य लिखने वाले हैं। तो उस चीज़ का एंजॉयमेंट भी था, साथ ही में कुछ विरोधाभास भी हुआ था वहाँ पर। तो 9 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, जो पहली बैठक थी। उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो सबसे वरिष्ठ नेता था ना, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था, वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था बेटा,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे वरिष्ठतम वहाँ के लोगों में से थे, तो सबसे सीनियर थे, सबसे बुजुर्ग भी थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी। लेकिन बस पता नहीं क्या बात थी कि मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। बात तो यही थी कि भाई उनको लग रहा था कि शायद हमारा प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है, ऐसा कुछ होगा, या फिर हमारे फेवर का आदमी नहीं होगा। वो तो अलग बात है, हमारे से ये नहीं पूछा जाता है कि विरोध क्या था। बस इतनी सी बात है कि मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया था कि ये अध्यक्ष जो है हमारे समझ के बाहर है, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। तो क्या हुआ, बैठक असफल रही। तो पहली बैठक में कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन याद रखनी है आपको, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 की। बेटा ठीक 2 दिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर को फिर से दूसरी बैठक बनती है, दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक कितनी तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को ही, और सर्वसम्मति से सबकी सलाह और सबकी मंजूरी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष इस संविधान सभा का बना दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर को, यानी कि पहली बैठक के ठीक दूसरे दिन, ओके, 1946 में। और 11 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को क्या होता है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रश्न 2 प्रकार के तैयार हो चुके हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। जबकि स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर 2 दिन बाद में एक और बैठक होती है। इसी टाइम पे 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जो नियुक्ति हुई, उसी दिन एक बेटा सलाहकार समिति भी हो गई थी, BN राव को बनाया था, उस दिन नियुक्त किया गया था, BN राव का निर्वाचन हुआ था। 13 दिसंबर को क्या होता है, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, संविधान सभा के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ध्यान रखना आगे चल करके भारतीय संविधान का जो पहला अध्याय है ना बेटा, भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, तो उसका रूप लेती है ये। तो 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 में, तो 1947 की बात हो गई। अब 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, यही प्रस्ताव पेश हुआ जो आगे चल करके क्या लेता है, संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है। याद रखना है इसको कि गांधी जी का, नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आगे जा करके क्या बनता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है बेटा, अगली पॉइंट देखो, भारतीय संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गई थी। अब समितियों की बात करते हैं। समितियों की बात करें तो बेटा 13 समितियां कुल बनी थी। 13 समितियों में से जो इम्पोर्टेंट है वो अभी अपन चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। पहली समिति तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि सलाहकारी समिति थी एक, जो कि BN राव उसका अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो सलाहकारी समिति, सलाहकार समझ गए ना, सलाह कौन देगा, एक अच्छा सा लॉ ग्रेजुएट आदमी देगा, तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था BN राव। ठीक है, ये सलाहकार समिति का जो मोर्चा संभाले हुए थे। इसके अलावा और कौन कौन सी समितियां जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो इम्पोर्टेंट की अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी समिति जो थी वो थी संचालन समिति। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो देखिए समितियों की बात करें तो कौन सी समिति में कौन अध्यक्ष था, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है। तो मैंने बताया पहली जो समिति थी वो थी सलाहकार समिति, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे, जिसका मोर्चा कौन संभाला, BN राव ने संभाला, BN राव अध्यक्ष थे। दूसरी जो समिति इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है संचालन समिति। संचालन कौन करेगा बेटा, संचालन अध्यक्ष ही करता है ना हमेशा किसी चीज़ का, तो संचालन करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करेंगे। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष स्थायी पूछे जाएंगे तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है देखो, संचालन तो कर लिया राजेंद्र प्रसाद साहब ने, लेकिन संघ शक्ति समिति, लेकिन ताकत किस में रहेगी, संघ शक्ति जो मेन, जो सेंट्रल की जो मेन पावर होगी वो किस में होगी, यानी कि उस समिति में होगी। तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना आज भी यही स्थिति है। संचालन तो देश का हमारे राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वो किसके पास में होती है बेटा,
प्रधानमंत्री के पास में होती है ना। ठीक उसी प्रकार से संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष था वो तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति का मतलब समझो, देखो बेटा प्रांतों को भी साथ में लेके चलना था, प्रांतों को भी सेट करना था। कहीं जो प्रांत थे वो अपने आप को ऐसे समझते थे कि नहीं हम तो हमारे अलग ही ठीक हैं, तो उन लोगों को सेट करना यानी कि एकीकरण में जिसने भूमिका निभाई थी, और प्रांतों को तो सेट करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी कौन था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी मोटा भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी देशी रियासतों का एकीकरण किया और देश में विलीन किया उन देशी रियासतों को। ठीक है, हमारे भारत देश में विलीन किया। और प्रांत संचालन समिति का जो बागडोर थी वो किसको संभाली गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को संभाली गई थी। बेटा इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद में जो अगली जो इम्पोर्टेंट आती है आप लोगों के, ये तो भाई साहब ये तो सब कुछ ही था। प्रारूप समिति इम्पोर्टेंट कर लेना, जितनी बार एग्जाम में आए उतना ही कम है। ये तो हर बार कोई ना कोई, हर साल कितनी बार पता नहीं कितनी ढेरों सारी मतलब सैकड़ों एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। संविधान अगर है, संविधान की बात हो और बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं हो, ऐसा इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो प्रारूप समिति यानी कि काम करने वाला, रे सब अध्यक्ष बन के बैठ गए थे। काम करने वाला मेन जो प्रारूप बनेगा, जो ड्राफ्ट करेगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका जो प्रेसिडेंट था, उसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे। चुनकर कहाँ से आए? बंगाल से। बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन विभाजन जैसे हुआ तो बंगाल किधर चला गया? पाकिस्तान में। तो बंगाल पाकिस्तान में जाने की वजह से क्या हो गया? मतलब विभाजन के बाद में यही हुआ ना, तो विभाजन के बाद में जैसे कि अब बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे अंबेडकर जी। इतना महत्वपूर्ण इनका योगदान था, इतनी वैल्यू थी इनकी इस संविधान सभा में कि इनको फटाफट से क्या किया? बम्बई से फिर प्रतिनिधित्व किया, दिलाया गया, यानी कि इनको बम्बई से निर्वाचित किया गया उसके बाद में फिर। तो ध्यान रखना, इसे पता चल जाता है कि इस आदमी की वैल्यू क्या थी। ठीक है बेटा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। कुल 7 सदस्य इस समिति में थे। 7 सदस्य, इसमें सभी समुदाय के थे, ब्राह्मण भी थे, मुस्लिम भी थे, और अंबेडकर साहब तो थे ही। ठीक है, तो बाबा साहब ने लगभग बेटा 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उसके बाद में हमारे देश का संविधान निर्मित किया था। ठीक है, संविधान निर्माता किसे कहते हैं अपन? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही कहते हैं। ठीक है, वर्ष कितने लग गए, यानी कि कितना समय लगा संविधान निर्माण में? तो बेटा ध्यान रखना, 2 वर्ष का समय लगा, 11 माह लगे और 18 दिन लगा, यानी कि लगभग 3 साल में हमारा संविधान बन करके तैयार होता है। फिक्स टाइम है एग्ज़ाम में। ठीक है, नॉर्मली पहले मतलब कि 2000 के दशक में बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब आजकल इसका चलन कम हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, लेकिन आज भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन कम हो गया इस क्वेश्चन को पूछने का चलन, क्योंकि सबने रट लिया है अधिकांशतः बच्चों ने। तो ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको क्या लगता है? समय लगता है संविधान निर्माण में। फिर देखो 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया, यानी कि कब चालू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में चालू हुआ। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 को ये भारत का जो संविधान था ना बेटा, उसको अंगीकृत किया गया, यानी बन करके तैयार हो गया, यानी कि इसको पारित कर दिया गया। आधे से ज़्यादा प्रावधान बेटा इसी दिन लागू हो गए थे। ठीक है, ये कहते हैं ना हम कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था, कोई इसमें कोई मतलब विरोध नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो संविधान था ना वो इसी दिन 26 नवंबर को ही चालू हो गया था भाई। ठीक है, लगभग 11 बैठकें हुई थी। कितनी कुल बैठकें कितनी होती है इसकी? 11 बैठकें हुई थी, यानी कि 11 बैठकों में अंतिम बैठक होती है आप लोगों की 24 तारीख को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान क्या हो जाता है? बन करके तैयार हो, मतलब कि अपने देश को रेडी टू सर्व, डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान क्या हुआ बेटा? लागू कर दिया गया, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लो हमारा देश का संविधान है कितना बड़ा है, आप लोग देखो कि किस प्रकार से इतना टाइम लगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और बन जाता है कि उस टाइम पे जब संविधान बनाया गया तो उसमें कुल अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल थे 395। अनुसूचियों की बात करूं मैं तो उसमें अनुसूचियां उस टाइम पे थी बेटा कितनी? 8 अनुसूचियां, जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भाई।
फिर इसके बाद में आता है एक भाग, तो 22 भाग इसमें है, ठीक है। तो उस टाइम पे संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, अनुसूचियाँ हो गई 8, भाग हो गए 22। जो मूल संविधान है, इसमें प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अनुसूचियाँ बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी तो 12 नहीं करके आना है, 8 करके आना है। और आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछी जाती है तो बेटा कितनी है, 12 है। साथ में ये ध्यान रखना है कि देश का जो संविधान है इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान पहले अमेरिका का था, इसके बाद में हमारा भारत का संविधान हो गया है। बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके संविधान लिखित नहीं होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, इजराइल है, सऊदी अरब है, न्यूजीलैंड है। यहाँ के संविधान अलिखित हैं बेटा, लिखे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, विश्व अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, विश्व की राज्य व्यवस्था की बात करें तो फिर अलग अलग चीज़ें आती है निकल के सामने। तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत सारी चीज़ों को हमने पूरे देश की चीज़ों को एकत्रित किया, बहुत सारे देश के संविधानों का अवलोकन किया बाबा साहब ने। उसके बाद में अवलोकन करने के बाद में कौन सी चीज़ हमारे देश के अकॉर्डिंग अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, उस कंटेंट को डाला, ठीक है। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। लगभग संविधान सभा की, यानी कि हमने संविधान सभा कब चालू करी थी, 9 दिसंबर से चालू करी और मैंने 26 जनवरी 1950 को ख़त्म कर दिया है। इस बीच में मैंने सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे दी है। इससे संबंधित प्रश्न अपन एक दिन किसी दिन प्रश्न बैंक तैयार करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन क्वेश्चंस पूछेंगे। लगभग 100-150 क्वेश्चंस का पूरा संविधान होता है बेटा, यहीं से पूरा कंप्लीट आप लोगों का काम हो जाता है। इसके बाहर संविधान के क्वेश्चन मुश्किल हैं, ठीक है। वो आप लोगों की किस्मत ही, अगर आप लोगों ने ब्रह्मा जी से लिखवाई है अलग तरीके से तो अलग बात है। बाकी ये है कि लगभग आपके 100-150 क्वेश्चंस में संविधान के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की भी एक दिन चर्चा करेंगे। पहले एक बार संविधान को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सारे प्रश्न तैयार करके आप लोगों से हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों का टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, घर पे अपने सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए खुद का भी और अपनों का भी, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बात और बेटा, ठीक है, आप लोग वीडियो को पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो पूरा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा। वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, कैसे भी करके मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके आप लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप कोशिश तो करो थोड़ा सा कि पढ़ लें अपन, तो अपना टाइम ख़राब नहीं करें बेटा, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा कंटेंट जो अब तक पढ़ा है वो आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।